हमेशा रसिया जो है भारत का पक्षधर रहा है, भारत के हितों का पक्षधर रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि यूक्रेन की छवि जो है वो अगर आप राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर देखें तो भारत विरोधी रही है। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं राम। हमारे साथ हैं जस्टिस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट एडवोकेट जाहिद ताज अली। बहुत सारे मुद्दों पर हम इनसे लगातार बात करते रहते हैं क्योंकि इनकी एक अच्छा खासा एनालिसिस इनके पास रहता है, तमाम मुद्दों पर अपनी नज़र बना के रखते हैं। और आजकल जो सबसे ज़्यादा चीज़ चल रही है वो है यूक्रेन और रसिया की जंग। रसिया की सेना यूक्रेन में घुसी हुई है, तबाही मची हुई है उसके कई सारे शहरों में। उसका असर हमारे देश पर क्या पड़ रहा है वो आप लोगों को पता ही है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, इस्लामिक कंट्रीज़ जिन्हें कहा जाता है, मुस्लिम देश, उन्होंने खामोशी बनाई हुई है। वो अमेरिका की तरफ हैं या रशिया की तरफ हैं, ये बात क्लियर नहीं है। यूक्रेन जो इस वक्त सबसे ज़्यादा नुकसान उठा रहा है और एक तरह से विक्टिम भी उसे देखा जा रहा है, लेकिन उसका एक इतिहास है और इतिहास जानने के लिए हम जाहिद ताज के पास आए हैं। थोड़ा सा मुझे जानना चाहता हूँ, मुस्लिम देशों की खामोशी क्यों है? यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, वो ज़रा सी भी इसकी खिलाफत नहीं कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, आपको इसके कॉन्टेक्स्ट में जाना पड़ेगा सारी चीज़ों के। जी। ये जो रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें ऐसा नहीं है कि कूटनीति, डिप्लोमेसी एक अलग चीज़ होती है। जी जी। पॉलिटिकल चीज़ों के अलावा, सारी चीज़ों के अलावा जो डिप्लोमेसी है वो एक अहम मुद्दा होता है हर किसी देश का अपना। जहाँ तक रसिया और यूक्रेन की बात है तो रसिया और यूक्रेन में पैसिव मोड में ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं समर्थन और विरोध दोनों देशों के साथ है। जैसे नेटो और अमेरिका, भाई यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका, ये कहीं ना कहीं मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं यूक्रेन को। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि यूक्रेन अगर इस संघर्ष में संघर्ष के जो है भुगत रहा है सजा, वो उन्हीं की वजह है, ये सारी यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की, जैसा कि इनका इतिहास रहा है। अब आते हैं इस्लामिक कंट्रीज़ का जहाँ तक मामला है, तो देखिए, सीरिया का मामला रहा हो, अफ़गानिस्तान का मामला रहा हो, इराक़ का मामला रहा हो, उसमें कहीं ना कहीं यूक्रेन और रसिया अपने अपने पक्ष लेकर के समर्थन और विरोध में थे इनके कॉन्फ्लिक्ट्स में, उन देशों के। अभी आपने देखा होगा कि जब रसिया और यूक्रेन युद्ध चल रहा था तो इस बीच ही पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, वो रसिया के दौरे पर थे। बिल्कुल। और मेरा मानना ये है कि अगर आप इस्लामिक कंट्रीज़ तो नहीं कहा सकता, लेकिन यह है कि मुस्लिम बहुल राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र जिनको कहा जाता है, उनमें जो है पाकिस्तान सैन्य एतबार से सबसे मजबूत माना जाता है दुनिया में। परमाणु संपन्न देश है, मजबूत माना जाता है। तो ये डिप्लोमेसी कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की भी कोशिश है पाकिस्तान की भी, वो रसिया के साथ खड़ा है इसमें। जबकि जहाँ तक हमारी बात है, भारत की बात है, तो हम तो ज़्यादातर गुटनिरपेक्ष दल का हिस्सा रहे हैं शुरू से ही। इसमें चूंकि हमारा सामरिक साथी है रसिया, बहुत पुराना सामरिक साथी है, और हमेशा रसिया जो है भारत का पक्षधर रहा है, भारत के हितों का पक्षधर रहा है। और विपरीत इसके यूक्रेन ने हमेशा जो है भारत के खिलाफ, चाहे वो यूएनओ में वोटिंग का मसला रहा हो, चाहे किसी तरह के मोरल सपोर्ट का मामला रहा हो, भारत विरोधी उसकी छवि रही है यूक्रेन की। तो कहने का मतलब ये है कि रसिया और यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है ये केवल दो देशों के आपसी किसी मतभेद या किसी एजेंडे का हिस्सा नहीं है। ये पूरी दुनिया पैसिव, कुछ एक्टिव तौर पे जो है किसी का समर्थन कर रहे हैं, कुछ पैसिव तौर पे समर्थन कर रहे हैं, लेकिन दो धड़ों में बटे हुए हैं, इसमें कोई शक शुबा है नहीं किसी भी तरह का। और आप देखिए, रसिया जो है वो दुनिया में जो है तेल का बहुत बड़ा निर्यातक देश है, गैस का बहुत बड़ा निर्यातक देश है, और इसको भी पूरी सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। जो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं, ये व्लादिमीर पुतिन हैं, क्योंकि इनका फर्स्ट नेम दोनों का सेम सा ही है। तो जेलेंस्की जो हैं, उनको ऐसा नहीं है, देखिए तुर्की ने कहीं ना कहीं जो है अभी रसिया को अपना एयर स्पेस देने से मना कर दिया है। तो आप इसमें ऐसा तो नहीं कहेंगे कि उसने रसिया का विरोध किया या यूक्रेन का समर्थन किया। कभी कभी होता क्या है कि अपने को निष्पक्ष दिखाने के लिए किसी एक पक्ष का विरोध या समर्थन करना पड़ता है। तो चाहे तुर्की हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे पाकिस्तान हो, तो मुस्लिम कंट्री जिन्हें आप कह रहे हैं कि वो बिल्कुल आइसोलेशन में है, इस मुद्दे पर ऐसा नहीं है। अगर आप गहराई से देखेंगे, कॉन्टेक्स्ट वाइज आप चीज़ों को देखेंगे, तो वो भी यूक्रेन और रसिया कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा हैं। अच्छा, तो इसमें मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, यूक्रेन की फिलहाल जो जंग चल रही है वो अलग बात है, लेकिन उसका एक इतिहास है कि वो जब कभी अमेरिका को उसने साथ दिया था, गल्फ में जो कुछ बवाल, हाँ, पूरा नेटो, मतलब उसने जो है पूरा सैन्य समर्थन दिया था यूक्रेन ने, हमें सैन्य समर्थन दिया। अफगानिस्तान में सैन्य समर्थन दिया था यूक्रेन ने।
यूक्रेन ने हम अमेरिका के साथ रहा। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो नेटो अमेरिका देशों की के साथ सेना या नेटो की सेना यूक्रेन में आके जंग नहीं लड़ रही है रशिया के खिलाफ। आसपास के देशों में, रोमानिया में या पुर्तगाल में या फिर पोलैंड में नहीं, वो ये भी तो समझते। देखिए, अफगानिस्तान और रसिया के फर्क को तो समझते ही है ना अमेरिका और नेटो देश, ये तो आप मानते हैं नहीं मानते। अफगानिस्तान ने 20 साल, अफगानिस्तान के जो तालिबान ने 20 साल में संघर्ष करके दोबारा सत्ता पाई, अमेरिका ने खुद सरेंडर करके उनको सत्ता दी। आप जो कह रहे हैं, तो रसिया ने तो खुला चैलेंज दिया हुआ है ना कि भाई अगर नेटो देश या अमेरिका इसमें इन्वॉल्व होता है तो सीधे सीधे मैं अपने खिलाफ उनका युद्ध मानूंगा। ये तो पुतिन का साफ स्टैंड है इस पर लेकर पूरी तरह से। अभी उन्होंने 1-2 दिन पहले शायद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से जब साक्षात्कार हुआ तो उन्होंने खुल के रसिया मीडिया ने ये कहा। अब आप चाइना के वाले स्तर पर ही देख लीजिए, अभी चाइना के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है और बयान में सीधे तौर पर कहा है कि अगर अमेरिका चाइना को रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, रसिया यूक्रेन युद्ध या संघर्ष में घसीटता है और या किसी तरह के चाइना को बदनाम करने की कोशिश करता है तो हमारे लिए उसका किसी भी तरह का उसका ये विचार या उसकी कही भी कोई भी बात हमारे लिए कबाड़ के समान है। ये बहुत बड़ी बात है, चाइना के विदेश मंत्रालय ने कहा है। तो पूरी तरह से जहाँ तक यूक्रेन की बात है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि यूक्रेन की छवि जो है वो अगर आप राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर देखें तो भारत विरोधी रही है और रसिया हमारा सामरिक मित्र रहा है। रसिया ने हमेशा जो है भारत के साथ संबंध निभाए हैं और बाकी परिस्थितियां बदलती हैं, चीज़ें बदलती हैं। अमेरिका के साथ हमारे आर्थिक हित यदि जुड़े हैं तो रसिया के साथ हमारे सामरिक हित जुड़े हैं। अच्छा, यूक्रेन में जंग चल रही है और हमारे जो स्टूडेंट वहाँ पर फंसे हुए हैं वो पैसे देकर बाकायदा यूक्रेन को एक तरह से मजबूती भी दे रहे थे, लेकिन जंग के दौरान जिस तरह की वीडियो हमारे सामने है वो खुद कह रहे हैं कि इस वक्त फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो यूक्रेन के नागरिक हैं, बाकी कोई नहीं है। हम पे डंडे बज रहे हैं, हमें खाने में नहीं दे जा रहा और ऊपर से टिप्पणी नस्ल भेद वगैरह की सब कुछ उन्हें सामना करना पड़ रहा है। तो और इधर हमारी सरकार कह रही है, दावे कर रही है, वो आपने एक मेयर की वीडियो भी कल देखी होगी। तो फिलहाल क्या हालात हैं, कैसे सारे बच्चे हमारे वापस आ पाएंगे? देखिए, बच्चों को वापस लाना तो सरकार की जिम्मेदारी और प्राथमिकता है, होनी चाहिए। ये तो जिस तरह से आप और हम मीडिया के माध्यम से ही देख रहे हैं, ये जो यूक्रेन के नागरिकों का या यूक्रेन सरकार का, मेरा मानना ये है कि कोई भी देश का जो नागरिक या कोई भी देश का समाज यदि किसी वर्ग विशेष से, किसी क्षेत्र विशेष से, भाषाई स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर या फिर नागरिकता के स्तर पर, नागरिकता के लेवल पर किसी भी तरह की नफरत करता है तो इसमें बहुत बड़ा योगदान वहाँ के सरकार का होता है, क्योंकि सरकारी संरक्षण के बगैर इतनी बड़ी नफरत कोई भी कहीं भी फैलाई नहीं जा सकती। भारतीय जो बच्चे वापस आ रहे हैं और उनके खिलाफ जिस तरह यूक्रेनी सेना का भी वीडियो हमने देखा है उसमें, और आम नागरिकों की भी जो सोच है वो ये है, वो उनको कायर बता रहे हैं, उनके खिलाफ बोल रहे हैं, उनको बहुत भद्दी जैसा कि आपने बताया नस्ली टिप्पणियां कर रहे हैं। तो इस पर भी मेरा मानना है कि वे तो खैर, चूंकि फिलहाल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़ोरों पर है, रसिया पूरी तरह से अंदर घुसा हुआ है। इस बीच भी एक अच्छी खबर ये है कि रसियन प्रेसिडेंट पुतिन या रसिया सरकार ने जो है कुछ इनपुट हमारी सरकार को दिए कि भाई आप अपने बच्चों को जल्दी से जल्दी निकालें, कुछ पॉइंट आउट भी किए कि वहाँ पर आप इन्हें पहुँचाएं। तो यूक्रेन का जो रवैया है या यूक्रेन का जो मामला, देखिए क्या है, यूक्रेन छोटा देश है, रसिया बड़ा देश है। यूक्रेन की सैन्य ताकत कम है, रसिया की सैन्य ताकत ज़्यादा है, लेकिन केवल इस आधार पर यह कह देना कि इसमें रसिया गलत है या यूक्रेन सही है, ये भी कोई मायने नहीं रखता है चीज़ें। अगर ऐसी चीज़ें मायने रखती हैं या वो हैं तो आप बताइए, किसी भी देश में जो लोग गलत होते हैं, जो लोग आतंक से जुड़े हैं, जो उग्रवाद से जुड़े हैं, जो अलगाववाद से जुड़े हैं, उनकी संख्या है ही कितनी, 800 करोड़ की आबादी में दुनिया की। लेकिन कहीं ना कहीं उसका फ़र्क तो पड़ता है ना। तो संख्या बल यदि कम है, यदि आपके पास सैन्य बल कम है, तो इसका एक कतई मतलब नहीं है कि आप सही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बताया कि छोटा होना इस बात का कोई तस्दीक नहीं है, इस बात की कोई दावा नहीं करता कि वो सही है या फिर वो गलत है। उसको एक मोरल सपोर्ट जरूर मिल सकती है, लेकिन नहीं, ये इंसान की एक अपनी नैतिक समर्थन मिल सकता है कि भाई आप कमजोर हैं उसके मुकाबले, तो थोड़ा हम लोग भी, बल्कि हम तो चाहते हैं जंग कैसी भी हो उसमें कहीं ना कहीं आम नागरिक और सबसे ज़्यादा महिलाएं और युवा और बच्चे जो हैं सबसे ज़्यादा पीड़ित होते हैं। जंग बहुत गलत चीज़ है। युद्ध जो है, युद्ध के बाद भी तो शांति समझौते ही होते हैं, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि यदि युद्ध से पहले ये सब चीज़ें हो जाएं। लेकिन मेरा मानना ये है कि इसमें जिस तरह से यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का पूरा आप देखें रोल आउट रहा है, वो भी जो है आप उसको, वो भी काबिल तारीफ नहीं रहा है। तो ये भी एक सोचने और समझने वाली बात है। और सरकार को, हमारी सरकार को रसियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद
दोबारा से अपनी डिप्लोमेसी को जो है उसको जो है दोबारा से डेकोरेट करने की ज़रूरत है इन दोनों देशों बहुत को बहुत लेकर। शुक्रिया, आपने बताया यूक्रेन और जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं खासकर उनके बीच में क्या मतभेद रहे होंगे, और एक पुराना इतिहास है उस पर हम फिर किसी और दिन वीडियो बनाएंगे। लेकिन फिलहाल करंट की जो सिचुएशन है वो बड़ी हालत ख़राब है यूक्रेन की, और ऐसे में हमारे सबसे ज़्यादा जो मुश्किल है हमारे लिए वो है हमारे बच्चे। वो धीरे धीरे वापस आ रहे हैं, जैसे तैसे आ रहे हैं, एक दो अपनी जान भी गंवा चुके हैं। उनके लिए भी ये हमारी संवेदनाएं हैं। बिल्कुल। और बहुत गलत ये हुआ है कि युद्ध के बीच में रसिया यूक्रेन के और हमारे देश के बच्चे उसमें जो है 2 से 3 शहीद जो हुए हैं। जी जी हम यही दुआ करते हैं और सरकार से भी यही अपील करते हैं कि एक एक बच्चा सकुशल वापस लाया जाए। जी जी, किसी और एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी।